हाय एवरीवन, आज फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हुए हैं मैनेजिंग ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ इशू इन बॉयलर फार्म। मतलब बॉयलर फार्म में जो जो डिजीज़ आउटब्रेक होता है और डिजीज़ और हेल्थ इशू होता है, तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आपका बॉयलर फार्म में चिक्स लेके आया, बॉयलर चिक्स लेके आया, तो इसमें आप लोग कैसा इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिजीज़ आउटब्रेक हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ, फिर भी डिजीज़ आउटब्रेक हो सकता है। आउटब्रेक होने के बाद आप लोग कैसे करना चाहिए, आउटब्रेक होने के पहले आप लोग कैसे करना चाहिए। जो डिजीज़ आउटब्रेक के लिए वो डिजीज़ हम लोग प्रिवेंट करना पड़ेगा पहले से। तो इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिजीज़ ऐसा होता है कि एक बार आउटब्रेक होने के बाद वो कंट्रोल करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डिजीज़ आउटब्रेक होने के पहले हम लोग कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए आपका फार्म में, कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए। डिजीज़ आउटब्रेक होने के लिए हम लोग कैसा प्रिवेंट करना चाहिए, डिजीज़ आउटब्रेक का हम लोग कैसा प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले पॉइंट वो आएगा, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन डिजीजेस। मतलब जो कॉमन डिजीज़ होता है, जैसे कि एक फार्म में बॉयलर फार्म हो, लेयर फार्म हो, वहाँ पे एक कॉमन डिजीज़, पोल्ट्री कॉमन डिजीज़ तो होता ही है। जैसे कॉक्सीडियस तो बहुत कॉमन डिजीज़ है। मतलब वो एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है, जैसे कि पानी में, जैसे पानी से आता है। अगर आपका पानी ख़राब होते तो जो ड्रिंकिंग वाटर आप लोग देता है ना चिक्स को, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड है, अच्छा नहीं है, तो इसमें से कंटामिनेटेड हो जाता है। और फीड से भी हो सकता है। आपका फीड मान लो, जैसे कि वो फीड इतना क्लीन नहीं है, पर ड्राई नहीं है, वेट है, भिजा है, तो यहाँ में से भी कॉक्सीडियोसिस हो सकता है। तो इसलिए इस मैनेजमेंट के लिए हम लोग पता होना चाहिए कि कॉक्सीडियोसिस भी आउटब्रेक हो सकता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी आउटब्रेक हो सकते हैं, न्यूकास्टल डिजीज भी आउटब्रेक हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले जो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म और जो डिजीज़ पोल्ट्री डिजीज़ को हम लोग पहले मालूम होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। वो डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग होने से हम लोग पता होगा कि इसलिए हम लोग क्या प्रिवेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कॉक्सीडियोसिस तो आउटब्रेक हो सकता है, इसलिए पहले से हम लोग क्या प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहले से एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के लिए हम लोग पहले से क्या देना पड़ेगा, वैक्सीन देना पड़ेगा। न्यूकास्टल डिजीज, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले से हम लोग वैक्सीन देना पड़ेगा। इसलिए पहले हम लोग डिजीज़ को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, मतलब मालूम होना पड़ेगा कि आप बॉयलर फार्म खुलने के बाद क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, आउटब्रेक हो सकता है, वो मालूम होना पड़ेगा। तो अभी आप लोग को माइंड में आएगा कि तो अभी वैक्सीन देना पड़ेगा, तो अभी मेडिसिन देना पड़ेगा। उसका मेडिसिन होगा कि नहीं, जैसे कि कॉक्सीडियोसिस को उसका वैक्सीन नहीं होता है, उसको मेडिसिन देना पड़ता है। तो उसका जानकारी आप लोग पहले से मालूम होना पड़ेगा। तब कब मालूम होगा, जब आप लोग फार्म खुलेगा, खूब आप लोग इसमें आप लोग एनी टाइम मतलब कांटेक्ट में रहेगा, आप लोग कॉमन मतलब प्रैक्टिकली आप लोग काम करेगा, तभी पता होगा। इसके साथ साथ एक वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप लोग एक वेटरनरी डॉक्टर से आप लोग उसके बारे में जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकते हैं हम लोग का फार्म में, तो उसका कांटेक्ट रहना पड़ेगा। तभी आप लोग ध्यान में आएगा कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वैक्सीन देना पड़ेगा, मेडिसिन देना पड़ेगा, ये सब। तो वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन डिजीजेस। पहले काम वो आप लोग पता होना पड़ेगा, वो पहले पॉइंट है वो।
तो दूसरा है वो है बायो सिक्योरिटी मेजर। बायो सिक्योरिटी मेजर मतलब जैसे कि आउटब्रेक, डिजीज आउटब्रेक कैसे होता है, कहाँ से आता है, आप लोग का फार्म खोल दिया तो इसमें क्या क्या हम लोग बायो सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा वो और पहले पता करना पड़ेगा। जैसे कि एक मान लो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू एक आउटब्रेक होता है, तो इसलिए हम लोग पहले से प्रिवेंशन क्या करना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी मतलब जो डिजीज ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रिवेंट करना पड़ेगा। जैसे कि बर्ड फ्लू का डिजीज ऑर्गेनिज्म कैसे प्रिवेंट करो, पहले से हम जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी डिजीज़ हो पहले से हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बायो सिक्योरिटी करना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी स्ट्रिक्टली बायो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे फॉलो हो जाएगा, कैसे फॉलो करेगा वो, जैसे कि बायो सिक्योरिटी मतलब बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, बायो लाइफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें आपका फार्म में। पहले भी वो मैं डिस्कस किया था वहाँ पे, पहले आप वीडियो देखिएगा, पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया था। जैसे कि आपका फार्म यहाँ पे है, तो यहाँ में आपका चिक्स है, बॉयलर जो है, यहाँ से आपको डिजीज ऑर्गेनिज्म आ सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, थ्रू एयर से भी आ सकता है, थ्रू बाय कॉन्टामिनेटेड। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बायो सिक्योरिटी स्ट्रिक्टली हम लोग रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक मान लो आपका बॉयलर फार्म में एक गेट होता है, वहाँ गेट में एंट्री के पॉइंट में आदमी लोग को एंट्री करने के पॉइंट में पहले हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मारना पड़ेगा आदमी लोग को। जिसके बड़ा फार्म में आप लोग देखा होगा, वो लोग एंट्री करने के नहीं देता है, पहले पूरा मास्क एफ्रॉन पूरा लगाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ में एक पोटास यहाँ पे डालेगा पानी, इसमें से हम लोग आप पहले पैर दे के यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद स्प्रे डिसइंफेक्टेंट इसको मारना पड़ता है बॉडी को। तो ऐसे बायो सिक्योरिटी, ऐसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो ऐसे करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली आदमी लोग को एंट्री करने नहीं देना पड़ेगा। प्रीडेटर जैसे कि जानवर को इसमें घुसने के लिए नहीं देना पड़ेगा। अगर ट्रैक आया आपका फार्म में, तो ट्रैक को भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट मारना पड़ेगा पहले, एंट्री करने के पहले। जैसे कि फिर आया आपका फार्म में, तो इसके डायरेक्टली आपका गाड़ी को जो है उसको एंट्री करने के लिए नहीं देना पड़ेगा। उसको स्ट्रिक्टली बायो सिक्योरिटी मतलब इसको डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा, तभी इसको एंट्री करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो ये एक बायो सिक्योरिटी, वो आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक आदमी को भी आपका फार्म में बिना डिसइंफेक्टेंट मार के उसको घुसने के लिए मत देना। वो ये बाउंड्री अच्छे से बनाना पड़ेगा। कॉन्टामिनेटेड पानी से भी हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ भी कॉन्टामिनेटेड पानी एंट्री ना हो आपका फार्म में। अंदर में जो कैनल वो अच्छा होना पड़ेगा। जो डिस्पोजल फ्रॉम डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल जो डिस्पोज करते हैं ना, वो भी अच्छा से मतलब फार्म में आने के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसमें एंट्री करने को नहीं देना पड़ेगा। इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वही है। तो दूसरा चला गया। अब तीसरा होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज मेन इम्पोर्टेंट फॉर डिजीज मैनेजमेंट। अच्छा से वैक्सीनेशन शेड्यूल से आप लोग नहीं मानने से आपका फार्म में किसी का टाइम में भी डिजीज आउटब्रेक हो सकता है। इसलिए आप लोग अच्छा से टाइमली फॉलो करना पड़ेगा वैक्सीनेशन शेड्यूल। जैसे कि टाइमली मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मारेक डिजीज वैक्सीन कितना दिन में देना पड़ता है, 0 to 3 days तक। विदिन 0 to 3 days तक आप लोग देना ही पड़ेगा मारेक डिजीज वैक्सीन। जैसे कि न्यूकास्टल डिजीज, वो भी वैक्सीन देना पड़ेगा। आईबी वैक्सीन, आईबीडी वैक्सीन, तो वो शेड्यूल तक आप लोग फॉलो करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल से फॉलो नहीं करने से आपका फार्म में श्योर वो डिजीज आउटब्रेक होने का चांस बहुत होगा। इसलिए टाइमली वैक्सीन
वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, वैक्सीन टाइमली वैक्सीन देना पड़ेगा। वो वैक्सीन भी अच्छा से, वैक्सीन भी आने का टाइम भी वहाँ से आप परचेस करें, अच्छा से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक वैक्सीन एक लाइफ ऑर्गेनिज्म है। वैक्सीन में जो होता है वो लाइफ ऑर्गेनिज्म, अगर वो लाइफ ऑर्गेनिज्म अगर से टेम्परेचर से मेंटेन नहीं होने से वो आपको चिक्स को देने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग वैक्सीन को रखना चाहिए, मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का टाइम में, आपका वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन टाइम में, लेके आने के टाइम में, बाज़ार से लेके आने के टाइम में अगर टेम्परेचर कोल्ड, अगर थर्मोफ्लास्क और कोई आइस पैक से नहीं लेके आए तो उस टाइम भी आपका वैक्सीन ख़राब हो सकता है। इसलिए वो भी अच्छा से चेक करना पड़ेगा आने के टाइम में, वही है। तो मेनली वैक्सीनेशन टाइमली फॉलो करो, अच्छा से दो, जो वैक्सीन को देना है वो अच्छा से देना और अच्छा से वैक्सीन परचेस करना आने के, वही है। तो चौथा में हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन एंड सैनिटेशन मतलब आपका फार्म में जितना आप परिष्कार, जितना साफ करके रखें, इतना आपके लिए फ़ायदा है। जितना आप सफ़ा कर सके, कितना आप हाइजीन करके रख सकते हैं, इतना आपका फार्म के लिए बहुत फ़ायदा आने वाला है, बहुत फ़ायदा है। क्योंकि फार्म मेनली जो डिजीज़ होता है, आउटब्रेक होता है, जो होता है मेनली अनहाइजीन से वजह से होता है, अनहाइजीन के वजह से होता है। क्योंकि अनहाइजीन होने से क्या होगा, वहाँ से डिजीज़ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो जाता है, वहाँ से डिजीज़ ऑर्गेनिज्म आता है और चिक्स को, आपको चिक्स को अटैक करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इक्विपमेंट, जैसे कि वाटर ड्रिंक, फीडर ड्रिंकर, वो अच्छा से वाश नहीं करेगा, अच्छा से साफ़ नहीं करेगा, तो आप जहाँ से रख दे रहा है, जहाँ फेंक देता है, वहाँ से उठा के लेके आता, तो वहाँ पे भी तो कंटामिनेट होगा, वहाँ में बैक्टीरिया भी कंटामिनेट होगा, वायरस भी कंटामिनेट होगा। तो उसके बिना धो के वो यहाँ पे आपका फीड दे देगा, तो आपका चिक्स इंगेज करेगा, मतलब इंगेज करेगा, खाएगा, फीडिंग होगा, तो वो इंगेशन, थ्रू द इंगेशन में वो डाइजेस्ट कर लेगा, तो इसके साथ साथ डिजीज ऑर्गेनिज्म को भी इंजेस्ट करेगा, तो ऐसा कंटामिनेट होता है। इसलिए हाइजीन पूरा अच्छा से मैनेज करना पड़ेगा। हाइजीन जैसे कि वाटर हाइजीन, वाटर में भी आप कंटामिनेटेड ख़राब पानी मत देना चिक्स को, आपका बर्ड को, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीज़ आता है वो ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत वहाँ से होता है। क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, कोक्सीडियोसिस, मैंने बोला था कोक्सीडियोसिस, वो वाटर से आता है, बैक्टीरिया जो वाटर से आता है, सम पैरासाइट वो भी वाटर से आता है। तो वहाँ से आपका वाटर आर कंटामिनेटेड है, हाइजीन नहीं है, प्योर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, तो इससे आपका बर्ड को बहुत इन्फेक्ट करेगा, बहुत डिजीज़ कर सकता है। इसलिए वाटर अच्छा से सफ़ा होना पड़ेगा और कंटामिनेटेड नहीं होना पड़ेगा, वही है। कंटामिनेटेड मतलब जैसे कि एक मान लो आपका जहाँ पे एक नाली से पानी लेके आया, वहाँ पे नाली में क्या क्या या में एनिमल्स भी ज़्यादा है, वहाँ से भी ख़राब, गाँव से ख़राब जो ख़राब चीज़ वो नाला में फेंक देता है, वही वाटर लेके आता है और उसको चिकन को खिलाने से वो बीमार हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए वाटर जो है वो प्योर होना पड़ेगा। जो नीचे से जो पाइप जो उठाता है आपका मोटर से, वो पानी देना पड़ेगा, सफाई पानी। टैंकी में रखना नहीं चाहिए, जो उस दिन उठाया उससे पानी में इसको खिलाना पड़ेगा, वही है। हाइजीन एंड सैनिटेशन वही है, जैसे कि हर समय ड्रिंकर वाटर वॉश करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने फीड बोला था, फीड में भी कंटामिनेट होना नहीं चाहिए। जैसे कि आपका फीड अगर वहाँ पे फंगस भी और फंगस भी हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं। जैसे कि आपका फीड गोडाउन में रख दिया, बोर्डिंग से गोडाउन में जो रख दिया, वहाँ पे पानी गिरा है, तो पानी गिरा तो वो फीड तो ख़राब हो गया,
वो खराब फिर अगर चिक्स को खिलाने से वो डायरेक्ट फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट बीमार पड़ जाएगा। तो जो आप फीड रखा है वहाँ पे अच्छा से देखना पड़ेगा, हाइजीन देखना पड़ेगा, हाइजीन है कि नहीं, वहाँ पे कुछ पानी गिरा कि नहीं, नीचे में थोड़ा भीगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, अच्छा से देखना पड़ेगा। वो ये तो इतना तो मालूम हो गया शायद आपको। तो फिफ्थ में आएगा वो है न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ओके, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट मतलब जो आपका फीड में जो विटामिन मिनरल्स वहाँ पे एड होता है, विटामिन भी ऐड करता है वहाँ पे, और जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पूरा एक फार्मूला होता है। इसे फार्मूला से होना चाहिए कितना, जैसे कि मैं मान लो प्रोटीन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा परसेंटेज कितना हो रहा है, वो एक वो एक क्या बोलते हैं इसको, फीडिंग शेड्यूल फार्मूला, फीड फार्मूला होता है, फीडिंग फार्मूला होता है, उस फार्मूला मतलब वो होना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट मतलब आपका जो दाना दे रहा है ना वहाँ पे कंप्लीट फिट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी मिनिमम होना चाहिए, प्रोटीन भी मिनिमम लेवल होना चाहिए, फैट भी मिनिमम लेवल होना चाहिए, सॉल्ट भी मिनिमम लेवल में होना चाहिए। जो न्यूट्रिशन चाहिए वहाँ पे होना ही चाहिए, तभी आपका बॉयलर को ग्रोथ होगा। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में फिर आएगा विटामिन सप्लीमेंट टाइमली देना पड़ेगा, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, इसमें बटर के साथ साथ दाना के साथ साथ खिलाना पड़ेगा, तभी आपका चिक्स इम्यूनिटी बढ़ेगा, जल्द से जल्द ग्रो होगा। वो ये तो नेक्स्ट आएगा वो है डिटेक्शन ऑफ एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस मतलब जो डिजीज होता है आपका फार्म में, जैसे कि मान लो कॉक्सीडियोसिस हो गया, तो जल्द से जल्द वो एक एग्जामिन करना पड़ेगा, डिटेक्शन करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपका चिक्स को बीमारी बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा है, पूरा वो डिप्रेशन हो गया, डाल हो गया है, वो स्मार्ट मतलब स्ट्रांग नहीं है, वो वाक नहीं करते हैं, बैठते रहते हैं, तो उसको बीमार हो गया। तो इसके बीमार को ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अब कैसे पता चलेगा, तो इसलिए जल्दी से आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ेगा, एक वेटरनरी डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करना पड़ेगा। कॉक्सीडियोसिस होने से आप डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मेरा चिक्स को ऐसा बीमार हुआ है, ऐसा सिम्टम हुआ है, वो क्या हो सकता है, क्या मेडिसिन देना पड़ेगा, वो कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अभी वेटरनरी डॉक्टर आके आपको देखेगा, सिम्टम दे के, साइन सिम्टम दे के वो पता चलेगा, और नहीं होने से वो लेबोरेटरी में वो फीसेस सिंपल सेंड करेगा, वहाँ पे लेबोरेटरी में डायग्नोस करेगा, तो अभी पता चलेगा। कोई ऐसा बीमार को डायरेक्टली डायग्नोस कर नहीं सकता है, लेबोरेटरी में हम लोग लेके जाना पड़ता है कभी कभी, तो वहाँ पे देखेगा कॉक्सीडियोसिस, लेबोरेटरी में देखेगा फीकल सैंपल, वो स्लाइड में देख के वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कॉक्सीडियोसिस ऐसा ऑर्गेनिज्म बहुत मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर में, स्मॉल उसका कॉक्सीडिया वहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, तो अभी कंफर्म होता है कि वो कॉक्सीडियोसिस हुआ है, वो है। तो इसलिए आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट होगा ट्रीटमेंट। आफ्टर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बाद जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इमीडिएटली एंटी कॉक्सीडियोसिस मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर टाइम ज़्यादा लेने से वो मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द एंटी कॉक्सीडियोसिस उसका मेडिसिन देना पड़ेगा, वही है ट्रीटमेंट।
तो वो कोक्सीडियोसिस के मेरे बारे में बोल रहा है। और दूसरा डिजीज़ में भी हो सकता है, आउटब्रेक हो सकता है। दूसरा जैसे कि पैरासिटिक डिजीज़, वर्म, वो भी हो सकता है। तो एंथेल्मेटिक देना पड़ेगा, एल्बेंडाजोल देना पड़ेगा। तो इसलिए आप डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट होगा रिकॉर्ड कीपिंग। एक फार्म में अच्छा से रन करने के लिए, अच्छा से प्रॉफिट होने के लिए एक रिकॉर्ड इस मैंडेटरी, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहिए। शुरू से आप लोग रिकॉर्ड होना चाहिए, तो भी पता चलेगा कि आपका चीज़ का उम्र कितना होगा, कितना देर तक वो एग देने वाला है, कितना देर तक में सेल करने वाला है, कौन सा दिन में वैक्सीन दिया है, कौन सा दिन देश में कौन सा मेडिसिन दिया है हुआ है। तो वो रिकॉर्ड रखना चाहिए, तो भी एक अच्छा से फार्म रन होता है। नहीं से तो डबल जैसे कि आप रिकॉर्ड नहीं किया, पहले बार वैक्सीन दे दिया, तो वही वैक्सीन देना नहीं चाह रहा, लेकिन आपका रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वैक्सीन दे दिया, तो वैक्सीन डबल डोज हो गया इसका। तो इसमें क्या आपका चिक्स बॉयलर को असर पड़ जाता है, डिफ्रेस हो गया, इसका स्ट्रेस पड़ जाएगा। जैसे कि मेडिसिन भी पहले आपने सोचा कि मेडिसिन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन नहीं दिया है, तो ऐसा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा से रखना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर इतना आप लोग फार्म खुला है, आप फार्म खोलने के लिए मन है और आपका फार्म है, तो वो दिस पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छा से रखना चाहिए, मन अच्छा से आप लोग मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप लोग फार्म बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, फार्म आपका प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो आपका फार्म जैसे जैसे चलेगा ऐसे ऐसे वो नहीं चलता है। अच्छा से उसका तरीका से चलाना पड़ेगा, अच्छा से उसे मेंटेन करना पड़ेगा, तो भी आपका फार्म अच्छा से ग्रोथ होगा, डिजीज़ नहीं होगा, डिजीज़ आउटब्रेक नहीं होगा, आपका फार्म स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, एक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद जो ग्रोथ, बॉयलर का ग्रोथ 42 डेज़ में 2.5 kg 3 kg तक आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो तरीका आप लोग अच्छा से मेंटेन करना पड़ेगा, तो भी बहुत अच्छा से आपका फार्म में ग्रोथ होगा। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोग जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा वीडियो लेके आता हूँ। तो आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका परिवार है ऐसा फार्म खोलने के वाले हैं, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो बेनिफिट है आप लोग शेयर करने से, क्योंकि वो भी आपका जानकारी मिल जाएगा कि वो ऐसा तरीका फॉलो करना चाहिए फार्म में, तो उसका भी नॉलेज होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।